नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं टीना झा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठाकुर नगर और दुर्गापुर की रैली में पश्चिम बंगाल के पिछड़ेपन के लिए ममता सरकार को ठहराया दोषी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लोकतंत्र का गला घोटने का काम करने का लगाया आरोप। दुर्गापुर में 2 रेल परियोजनाएं राष्ट्र को की समर्पित। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मीडिया से पत्रकारिता के मूलभूत सिद्धांतों का पालन करने की दी सलाह। कोल्लम प्रेस क्लब के स्वर्ण जयंती समारोह में कहा, पत्रकारों के लिए बने आचार संहिता। पत्रकारों की समाज के प्रति जिम्मेदारी को बताया सर्वोपरि। ऋषि कुमार शुक्ला होंगे सीबीआई के नए निदेशक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने किया चयन। मध्य प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं 1983 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ऋषि कुमार शुक्ला। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने देहरादून और गजरौला में बूथ कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, उत्तराखंड प्रधानमंत्री की पहली प्राथमिकता। अंतरिम बजट में सरकार ने की किसानों के लिए बड़ी पहल। गजरौला में अमित शाह ने इनकम टैक्स में छूट की सीमा को बताया राहत भरा कदम। अमेरिका में 129 भारतीय छात्रों को हिरासत में लिए जाने के मामले में भारत सरकार ने अमेरिकी दूतावास को जारी किया डिमार्श। विदेश मंत्रालय ने की पकड़े गए छात्रों से संपर्क की मांग। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए फर्जी एजेंट्स की ओर से ठगे गए भारतीय छात्र। और सबसे पहले आज की पहली खबर। अंतरिम बजट में सरकार ने आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख कर दी है, लेकिन 5 लाख से ज्यादा की आय में पहले जैसा ही आयकर देना होगा। लेकिन आप कई तरह के निवेश और डिडक्शन के जरिए इनकम टैक्स में काफी छूट पा सकते हैं। अंतरिम बजट 2019 में आयकर में दी गई छूट को सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट में 5 लाख तक की आय को कर मुक्त घोषित किया है। मध्यम वर्ग को भी सबसे ज्यादा दिलचस्पी आयकर में मिलने वाली छूट को लेकर है। आर्थिक मामलों के जानकारों के मुताबिक अब 5 लाख तक आय वालों को कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी आय 5 लाख से ज्यादा है तो आपको पहले जैसा ही आयकर देना होगा। 10 लाख तक की आय वालों को 20% टैक्स देना होगा और 10 लाख से ज्यादा आय वालों को 30% टैक्स देना पड़ेगा। इस बजट में एग्जेम्पशन दी गई है। 5 लाख से कम जिसकी भी इनकम है, अब उसको निल इनकम टैक्स, उसको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब इससे होगा क्या फ़ायदा? बहुत से लोग, बहुत से मित्र हमारे, कुछ 4,80,000, कुछ 4,90,000 कमा रहा है, उनकी कमाई पूरी की पूरी जो है टैक्स फ्री हो जाएगी। और इससे होगा क्या? लोअर मिडिल क्लास की बात करें, मिडिल क्लास की बात करें, तो देसी भाषा का इस्तेमाल करूँ, एक आई चलाई रहती है। जितना कमाई होती है उतना ही ऑलमोस्ट एक्सपेंडिचर हो जाता है। लेकिन अब ये जो टैक्सेशन की अमाउंट उनके लिए बच जाएगी। लेकिन थोड़ी सूझबूझ से आप टैक्स सेविंग विकल्पों में निवेश और डिडक्शन के जरिए आप टैक्सेबल इनकम को 5 लाख की सालाना आय की सीमा में ला सकते हैं। इसमें 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन शामिल है, जिसकी सीमा सरकार ने 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी है। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए निवेश कर छूट का लाभ ले सकते हैं। सेक्शन 80C में टैक्स सेविंग बैंक डिपॉजिट, पीपीएफ, ईपीएफ, जीवन बीमा पॉलिसी, नेशनल सेविंग स्कीम, ELSS और SCSS जैसे निवेश विकल्प आते हैं। सेक्शन 80C(1)(b) के तहत नेशनल पेंशन स्कीम में 50,000 तक निवेश कर सकते हैं। सेक्शन 80D के तहत 25,000 रुपए तक की हेल्थ पॉलिसी प्रीमियम के जरिए भी आप आयकर में छूट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आश्रित माता पिता पर हुए 25,000 रुपए तक के हेल्थ पॉलिसी प्रीमियम को भी अपनी आमदनी से कम कर सकते हैं। 6.5 लाख रुपए जो है आपका, वो अगर आपका जो है 5 लाख और 1.5 लाख, देखिए 1.5 लाख आपका एग्जम्प्ट है,
5 लाख आपका एग्जाम था, लेकिन क्योंकि अब आप आ गए हैं 10 लाख पे, तो इसलिए आपको वो 5 लाख वाला बेनिफिट उस तरीके से नहीं मिलेगा। टैक्सेबल इनकम उसकी इससे ऊपर है तो वो सेम है। हाँ, अगर वो कोई एग्जाम्पशन के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है टीसी की, जो कि सबको पता है, तो वो तो है ही हैं, बट अदरवाइज तो इसलिए एप्रोप्रिएट वर्ड इसके लिए जो यूज़ होगा टैक्सेबल इनकम, 5 लाख से ऊपर जिसकी भी टैक्सेबल इनकम है उसके लिए कोई चेंज नहीं है। इसके अलावा अगर आपका पहला मकान है जिसके लिए आपने होम लोन लिया है तो 2 लाख रुपए तक दिए सालाना किश्त पर भी आयकर में छूट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चे की ट्यूशन फीस सेक्शन 80E के तहत एजुकेशन लोन के ब्याज पर आयकर में छूट ले सकते हैं। इस तरह अगर आप 5 लाख से 10 लाख रुपए के टैक्स स्लैब में आते हैं तो भी आप निवेश और डिडक्शन के जरिए इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और इसको और बेहतर समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर सुनील गर्ग। सर, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। हमने ये देखा कि कल अंतरिम बजट में सरकार ने 5 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए टैक्स रिबेट किया है, लेकिन जो लोग 5 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं वो लोग किस तरह से इनकम टैक्स सेविंग कर सकते हैं? देखिए टीना जी, हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े चतुर राजनीतिज्ञ हैं, ये बात तो सब जानते ही हैं। तो बड़ा चतुराई भरा कदम इन्होंने किया है। देखिए, टैक्स स्लैब को नहीं छेड़ा गया है। जो हमारे टैक्स स्लैब है प्रेजेंट 2.5 लाख तक निल, 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10% तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। ये हमारे प्रेजेंट स्लैब है। ठीक है जी। अब अगर मान लो स्लैब बढ़ा देते तो क्या होता, और स्लैब ना बढ़ा के चतुराई क्या की है वो हम समझते हैं। तो क्या बारीकी की है, अगर स्लैब बढ़ा देते 2.5 लाख से 5 लाख तो उससे फ़र्क क्या पड़ता। एक तो जिसकी इनकम 50 लाख भी है, 1 करोड़ भी है, सबको 13,000 रुपये का कम से कम बेनिफिट हो जाता जी। दूसरा, जो लोग 5 लाख से नीचे स्लैब बढ़ने से, जो भी 5 लाख से कम इनकम वाले हैं वो सब टैक्स के दायरे से बाहर चले जाते हैं। और हमारे यहाँ टैक्स का पिरामिड है, पूरा पिरामिड है, उसमें अगर हम देखते हैं तो टोटल जो असेसी है वो ऑलमोस्ट 7 करोड़ है, 6.85 करोड़, जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कल बजट भाषण में बताया। और इसमें 3 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 5 लाख के दायरे से कम आते हैं। अगर स्लैब बढ़ा देते तो दायरे 3 करोड़ असेसी उस दायरे से चले जाते। अब क्या किया इन्होंने स्लैब ना बढ़ाकर एक 87 एक सेक्शन है उसमें रिबेट मिलती है। अभी उसकी परिस्थिति क्या है, फिलहाल क्या है, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम सारी डिडक्शंस के बाद में आपकी जो इनकम है वो 3.5 लाख रुपए से कम हो जाती है तो 3.5 लाख रुपए पे आपका टैक्स बनता है 5,000 रुपए प्रेजेंट सिचुएशन में। तो सरकार ने 87A में एक रिबेट दे रखी है 2,500 रुपए की। यानी अगर आपने सारी डिडक्शंस के बाद में 3.5 लाख रुपए से आपकी कम इनकम बन गई, 3.5 लाख रुपए बन जाती है, तो 5,000 आपको टैक्स नहीं देना, आपको 2,500 रुपये टैक्स देना है। तो अब वित्त मंत्री जी ने क्या चतुराई की है कि उन्होंने स्लैब को तो वही रखा 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख वाला, 87A की रिबेट को बढ़ाकर 2,500 से 12,500 रुपये कर दिया। एक काम तो ये किया, और जो 3.5 लाख की लिमिट थी उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सारी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस के बाद में अगर आपकी लिमिट, आपका टैक्सेबल इनकम, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से आपने अपनी डिडक्शंस घटा दी, वो अगर 5 लाख रुपए आ जाती है तो आपका टैक्स कितना बना, 12,500 रुपये, और 12,500 की आपको छूट मिल गई, तो आपका टैक्स हो गया निल। इसको और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं और आपकी सैलरी है 10 लाख रुपए, ठीक है, तो क्या आप अपना सारा टैक्स बचा सकते हैं, जीरो हो सकते हैं? हो सकते हैं जी। कैसे हो सकते हैं? तो क्या विकल्प है? वही मैं आपको बताता हूँ ना। देखिए, हमें 5 लाख तक पहुंचना है, 5 लाख लिमिट तक पहुंचना है। तो अगर आपने 1.5 लाख रुपए ATC में जमा करवा दिया तो 6.5 लाख हो गया। 50,000 रुपए का आप NPS ले लीजिए ATC CD1 में, पेंशन स्कीम में, तो 7 लाख रुपए हो गया। अगर आपने हाउसिंग लोन भी ले रखा है तो 2 लाख रुपए की आपको छूट मिलती है हाउसिंग लोन में, 9 लाख रुपए हो गया। 50,000 रुपये आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है सैलरी को, 9.5 लाख रुपए हो गया। 25,000 रुपए की आपको मेडिक्लेम पॉलिसी में आप जा सकते हैं अपनी वाइफ की, बच्चों की, 9,75,000, और 10,000 रुपये का आपको सेविंग अकाउंट का ब्याज में छूट मिलती है, 9,85,000। और अगर पेरेंट्स का मेडिकल आप प्रीमियम देते हैं, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो 50,000 रुपये की छूट आपको और मिलती है। तो 10,35,000 रुपये ग्रॉस टोटल इनकम आपकी हुई। आपने सारी छूटें क्लेम कर ली, आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी हुई? 5 लाख रुपये। 5 लाख पे टैक्स कितना बना? 12,500 रुपये, और 12,500 रुपये आपको माफ कर दिया, तो आप जीरो टैक्स पे आ गए। तो ये इसमें चतुराई है, ये इसमें कलाकारी है। इस तरह ये से तो विकल्प थे,
कैपिटल गेन्स और नोशनल रेंट में किस तरह के बदलाव किए गए हैं? देखो, ये एक जेन्युइन सा बदलाव था। एक्चुअली होता क्या था, हमारे यहाँ भी पोजीशन किया है, सेक्शन 54 एक सेक्शन है जहाँ कैपिटल गेन में एग्जम्पशंस मिलती हैं। मान लीजिए आपने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचा और एक हाउस, इमूवेबल प्रॉपर्टी हाउस, उसके बदले आपको मकान खरीदना होता है, तो आपका सारा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाता था। पहले उस सेक्शन में लिखा हुआ था ए रेजिडेंशियल हाउस, तो कोर्ट ने कहा कि ए का मतलब तो एनी हो सकता है, एनी नंबर्स जी। तो कोर्ट के डिसीजन सरकार के फेवर में नहीं आ रहे थे, सरकार के विरुद्ध आ रहे थे। लोग क्या करते थे, एक बुजुर्ग है, मान लो उसके 2 बच्चे हैं, तो एक मकान बेच के, बड़ा मकान बेच दिया और 2 फ्लैट ले लिए, तो सरकार कहती थी हम आपको 1 पे डिडक्शन देंगे। लास्ट टू लास्ट ईयर अरुण जेटली जी ने बजट में चेंज किया था सेक्शन 54 में, और ए को 1 कर दिया था कि आप एक मकान बेचिए, एक मकान बेच के आप एक मकान ले लीजिए, एक ड्वेलिंग यूनिट, तो हम आपको छूट दे देंगे। लोगों ने विरोध भी किया था कि साहब जहाँ जॉइंट फैमिलीज हैं, जहाँ आप अपने फैमिली सक्सेशन प्लानिंग आप कर रहे हो, आप अगर आपने एक मकान बेच के आपने 2 फ्लैट ले लिए 2 बच्चों के लिए, तो आपको छूट देनी चाहिए। शायद सरकार के कानों तक हमारी बात पहुंच गई है। अब सरकार ने एक परिवर्तन किया है, लेकिन उसमें कंडीशंस लगा दी हैं। बड़े ध्यान से सुनने वाली कंडीशंस हैं कि आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, आपका सेल वैल्यू, उसमें से आपने इंडेक्स्ड वैल्यू निकाल दी, जो आपका इंडेक्स कॉस्ट है उसको निकाल दीजिए, 2 करोड़ रुपए होनी चाहिए, एक बात तो। और आप केवल 2 मकान ले सकते हैं, 2, उसके बदले 1 के बदले आप 2 ले लीजिए, हम आपको छूट दे देंगे। और तीसरी बात, ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है लाइफ में कि आप केवल एक बार ऐसा कर सकते हैं। अगर आपने इसको धंधा बना लिया तो सरकार आपको छूट देने वाली नहीं है। तो ये परिवर्तन कर दिया है सेक्शन 54 में। अब अगर आप जॉइंट फैमिली में, मतलब मैं तो एग्जांपल जॉइंट फैमिली का दे रहा हूँ, बाकी भी अगर आप ले सकते हैं, तो एक मकान बेचिए और आप उससे 2 मकान ले लीजिए। इससे ऑफ कोर्स जो हाउस की डिमांड है उस पे बिल्डर्स को भी इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि हाउस की डिमांड जो नीचे चली गई थी, कम हो गई थी, अब वो बढ़ जाएगी जी। जहां तक सवाल है नोशनल रेंट का, आपसे मेरे से पूछा, क्या हो रहा था कि अगर एक आदमी के पास में एक मकान है और उसने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो दूसरा मकान या दूसरा फ्लैट ले लिया, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मान लो उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनका यहाँ पे एक मकान है, या दूर से आते हैं और नौकरी के लिए वो नोएडा आ गए या फरीदाबाद आ गए या दिल्ली आ गए, और उन्हें एक फ्लैट और ले लिया, तो आपके पास 2 फ्लैट हो गए। आप एक फ्लैट में आप खुद रहते हैं और एक फ्लैट में हो सकता है आपकी फैमिली रहती है, आपके पेरेंट्स रहते हो, या वो खाली पड़ा हुआ हो। तो इनकम टैक्स में एक धारा है, एक सेक्शन है 23, उस सेक्शन में ये कहा गया था कि अगर आपके पास में 2 मकान है तो एक को चुन लीजिए आप, कि वो तो आपका हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान लेंगे कि आप खुद इसमें रहते हैं, और दूसरा जो मकान खाली भी है, जो आपने रेंट पे नहीं दे रखा है, उस पर आपको नोशनल टैक्स देना पड़ेगा। और नोशनल टैक्स कैसे निकालेंगे कि जो भी उसकी रेंटल वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू से, म्युनिसिपल वैल्यू से, उसको आप मान लीजिए कि साहब इतना रेंट आपके पास आया, जबकि ये एक्चुअल में रेंट नहीं आ रहा आपके पास में, इसलिए इसको नोशनल शब्द कहा गया, इसको डीम्ड शब्द कहा गया कि एक्चुअल में रेंट आ नहीं रहा। पर उसको कहते थे नहीं साहब आपकी खाली पड़ी है प्रॉपर्टी, कोई बात नहीं, पर क्योंकि इस पे रेंट, अगर आप इस पे रेंट पे उठाते तो आपको इनकम आती, आपने इनकम नहीं ली, पर हम तो मान रहे हैं इनकम आ रही है, तो उसको नोशनल रेंट पे वो टैक्स लगाया करते थे। तो ये भी एक डिस्प्यूट का पॉइंट था, और इसमें काफी लिटिगेशंस भी हुए थे। जी। अभी सचिन तेंदुलकर केस भी था, बॉम्बे आईटीटी ने वो सरकार के विरुद्ध कर दिया था इस पे फैसला कि नहीं ये गलत बात है आपकी। तो सरकार ने इसको परिवर्तन किया है। अब ये सिचुएशन कर दी है कि अगर आपके पास में 2 मकान है, पहले एक मकान को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते थे, आपकी फैमिली उसमें अगर रहती है तो आप दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड आपका मान लिया जाएगा, और सेल्फ ऑक्यूपेशन के बाद में जो सेक्शन 23 में आपको नोशनल वैल्यू पे टैक्स देना होता था, वो अब टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये तीनों सरकार ने एक राहत मध्य वर्गीय परिवारों को, मिडिल क्लास को राहत देने का काम किया है। बहुत बड़ी राहत दी है। गर्ग साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस टैक्स एग्जेम्पशन को इतने बेहतर तरीके से हमें और हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। तो ये थी हमारी आज की पहली खबर। नए साल में जीएसटी के मोर्चे पर अच्छी खबर है, और ये करीब 8,000 करोड़ रुपए बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। जनवरी में जीएसटी संकलन 1,02,005.3 करोड़ रुपए रहा, जबकि ये दिसंबर 2018 में 94,725 करोड़ रुपए रहा था। जनवरी में कुल जीएसटी कलेक्शन में सेंट्रल जीएसटी 17,773 करोड़ रहा, वहीं स्टेट जीएसटी संग्रह 24,826 करोड़ हुआ। आईजीएसटी 24,065 करोड़ रहा, वहीं सेस कलेक्शन 8,690 करोड़ रहा।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर कई रेल परियोजनाओं की शुरुआत की। साथ ही दुर्गापुर और ठाकुर नगर में जनसभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों और मध्यम वर्ग के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। बीजेपी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 2 रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें 294 किलोमीटर लंबे अंडाल सेंथिया पाकुर मालदा और खाना सेंथिया रेल सेक्शन के विद्युतीकरण का कार्य शामिल है। इन खंडों का विद्युतीकरण हो जाने से उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में कोयले, पत्थर और गिट्टी की ढुलाई आसान हो जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने हिजली नारायणगढ़ सेक्शन पर तीसरी रेल लाइन भी राष्ट्र को समर्पित किया। थोड़ी देर पहले यहां सैकड़ों करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है। अंदाल सेंथिया पाकुल मालदा सेक्शन, खाना साथिया सेक्शन और हिजली नारायण सेक्शन के विद्युतीकरण से आप सभी को बहुत लाभ होने वाला है। इससे कोयले समेत अनेक प्राकृतिक संपदाओं को लाने ले जाने में ज्यादा सुविधा भी होगी। साथ ही यहां से उत्तर बंगाल जाने में लगने वाला समय भी कम होगा। इसके बाद दुर्गापुर में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना है। किसानों के लिए भी कल बजट में बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक किसानों के लिए इससे बड़ी योजना कभी भी किसी भी सरकार ने नहीं बनाई है। इस योजना का नाम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत देश के 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों को हर साल, ये एक बार नहीं है, हर साल 6,000 रुपया सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर हो जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठाकुर नगर में भी एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान अंतरिम बजट की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट से 12 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि अब पैसा सीधा किसानों के खाते में आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भीड़ देखकर समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई हैं। ये दृश्य देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है। ये आपका प्यार है, जिसके डर के कारण लोकतंत्र का बचाव के नाटक करने वाले लोग निर्दोष लोगों की हत्या करने पर तुले हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की ठाकुर नगर में हुई रैली में इतनी भीड़ थी कि भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर प्रधानमंत्री को भाषण 14 मिनट में ही खत्म करना पड़ा।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और कूच बिहार में रैली को संबोधित किया। राज्य में लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मां, माटी, मानुष की बात करने वाली पार्टी के शासन में ये तीनों चीजें सुरक्षित नहीं हैं। राजनाथ सिंह ने राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याओं को लेकर भी ममता बनर्जी सरकार की तीखी आलोचना की। कूच बिहार की रैली में उन्होंने कहा कि घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल और असम की सीमा की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी और एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली के इस्तेमाल की बात उन्होंने कही रैली में। अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश पड़ोसी देश है, आपके देश में आ रहे, क्या उन्हें रोका नहीं जा सकता है? बहनों भाइयों, बार बार हम लोगों का आग्रह रहता है टीएमसी की सरकार से, केंद्र सरकार की मदद की जानी चाहिए। हम यहाँ पर सारे बॉर्डर पर फेंसिंग लगाएंगे, यहाँ पर तार लगाएंगे, हम चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्था करेंगे, लेकिन किसी अवैध घुसपैठिए को भारत की सीमा में प्रवेश नहीं करने देंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने देहरादून में त्रिशक्ति सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों के लिए योजना की शुरुआत की है। इससे किसानों को काफी फायदा मिलेगा। मित्रों, जब मोदी जी ने घोषणा की छोटे और सीमांत हर किसान के बैंक अकाउंट के अंदर सीधा बिचौलियों के बगैर सालाना 6,000 रुपया जमा कर दिया जाएगा, तब पूरे देश के लघु और सीमांत किसानों में एक खुशी की लहर पहुंच। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के गजरौला में भी बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स में छूट की सीमा 5 लाख करके राहत देने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू, श्रीनगर और लेह की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री जम्मू और कश्मीर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वो श्रीनगर में डल लेक भी देखने जाएंगे। प्रधानमंत्री विजयपुर और अवंतीपोरा में नए एम्स की आधारशिला रखेंगे। साथ ही लद्दाख विश्वविद्यालय का शुभारंभ भी करेंगे। ये लद्दाख क्षेत्र का पहला विश्वविद्यालय होगा जिसे लद्दाख विश्वविद्यालय अधिनियम 2018 के तहत स्थापित किया जाएगा। आईपीएस अधिकारी ऋषि कुमार शुक्ला को सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। ऋषि कुमार शुक्ला की नियुक्ति 2 साल के लिए की गई है। उन्हें काफी तेज तर्रार अधिकारी माना जाता है। इससे पहले वे मध्य प्रदेश के डीजीपी समेत अन्य पदों पर भी रह चुके हैं। ऋषि कुमार शुक्ला 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सीजेआई रंजन गोगोई की अगुवाई वाली हाई पावर कमेटी में यह फैसला लिया गया। आलोक वर्मा को पद से हटाए जाने के बाद से नए सीबीआई डायरेक्टर की तलाश हो रही थी। ऋषि कुमार शुक्ला की शुरुआती पोस्टिंग सीएसपी रायपुर के तौर पर हुई। वे दमोह, शिवपुरी और मंदसौर जिले के एसपी रह चुके हैं और उन्होंने 2009 से 2012 तक मध्य प्रदेश में एडीजी इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी भी संभाली है। केरल के कोल्लम प्रेस क्लब की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मीडिया से पत्रकारिता के मूलभूत सिद्धांतों का पालन करने की सलाह दी है। उन्होंने पत्रकारों के आचार संहिता बनाने की जरूरत बताई और पत्रकारों की समाज के प्रति जिम्मेदारी को सर्वोपरि बताया। उन्होंने कहा कि मीडिया में टीआरपी के दौड़ में आगे निकलने के लिए सनसनीखेज खबरों को तवज्जो दी जाती है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को केरल के कोल्लम प्रेस क्लब की स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित किया। उन्होंने मीडिया से जनप्रतिनिधियों के मेहनत और काम को भी मीडिया में उजागर करने की सलाह दी। साथ ही सांसदों की ओर से सदन कार्यवाही में अवरोध पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इससे देश के विकास पर असर पड़ता है। Sensationalism is the order of the day. Sensationalism means senselessism.
You have to understand that. There has to be sense, and simply competing for headlines. And these headlines should not become deadlines for us because the main line is missing. We have to carry the line of the public interest. उपराष्ट्रपति ने कहा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जो एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पत्रकार को निर्भीक और स्वतंत्र होना चाहिए, जिससे वो व्यवस्था की कमियों को उजागर कर सके। My dear friends, information with confirmation is more than an ammunition. One has to understand this. Information with confirmation is more than an ammunition to fight against injustice, to fight against corruption, to fight against tyranny, to fight against discrimination. We must have the information which has got a confirmation. उपराष्ट्रपति ने समाज के प्रति पत्रकारों की जिम्मेदारी को सर्वोपरि बताया। सोशल मीडिया पर खबरों की विश्वसनीयता पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की। Unfortunately, in Parliament, if you come steady, prepared, you don't get publicity. You come and then tear the papers, throw the papers on somebody, or break the mic, then you are in the front page. उपराष्ट्रपति ने कहा कि पत्रकार सरकार और आम जनता के बीच की कड़ी है, जो दोनों के बीच संवाद स्थापित करता है। इस मौके पर मीडिया कर्मियों के लिए उचित श्रमिक और कल्याणकारी कोष की जरूरत पर भी उन्होंने जोर दिया। कार्यक्रम में राज्यपाल पी सदाशिवम सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। राजकमल राव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इससे पहले कोट्टयम में ऑल केरल बाल जनसंख्यम की 90वीं वर्षगांठ के मौके पर समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और ये जनता की राय बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। उपराष्ट्रपति ने समाचार के साथ विचारों को मिलाए जाने पर चिंता जताई और फेक न्यूज और खबरों को सनसनीखेज बनाकर पेश किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने बाल जनसंख्यम जैसी पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे हमारे मूल्यों को मजबूती मिली है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी गौतम खेतान की ईडी हिरासत को 6 दिन तक बढ़ा दिया है। गौतम खेतान को ईडी ने काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले भी अदालत ने खेतान की हिरासत 5 दिन के लिए बढ़ा दी थी। ईडी ने कहा कि खेतान पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। और दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को 16 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह मामला दर्ज किया था, लेकिन उन्हें ईडी के सामने पेश होना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने कोर्ट को बताया कि वाड्रा ईडी की जांच में 6 फरवरी को शामिल होंगे। वाड्रा को 1 लाख रुपए की गारंटी पर जमानत मिली है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका में नजरबंद भारतीय छात्रों के मामले को गंभीरता से लिया है। शनिवार को इस बाबत दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास को पत्र लिखकर भारतीय छात्रों के सम्मान और स्वास्थ्य की हिफाजत की हिदायत दी गई है। विदेश मंत्रालय ने अविलंब उन छात्रों से भारतीय वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कराने को भी कहा है। मंत्रालय ने अमेरिका से कहा है कि वे छात्र धोखा खाए हो सकते हैं, इसलिए उन्हें अविलंब रिहा किया जाना चाहिए और उनकी इच्छा के विपरीत उन्हें जबरन भारत ना लौटाया जाए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका यथाशीघ्र हिरासत में लिए गए छात्रों का विवरण भारतीय दूतावास को सौंपे ताकि कानूनी कार्रवाई में उनकी मदद की जा सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।